अच्छा जी, सॉरी हमारे 40 मिनट्स कंप्लीट हो गए थे, इस वजह से वो ड्रॉप हो गया। बाकी लोग ज्वाइन कर लें तो हम दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं। तैयाब, आज आपकी प्रेजेंटेशन भी है? जी मैम। ठीक है, हम लोग ये टाइप्स ऑफ डिप्लोमेसी बस ख़त्म हो जाएगा हमारा विद इन 20 मिनट्स, देन हम करते हैं। ओके। ओके, हम स्टार्ट करते हैं जी। हम टोटलिटेरियन की बात कर रहे थे कि टोटलिटेरियन डिप्लोमेसी क्या होती है। हमने समझ लिया कि एम्पायर्स के ज़माने में जो इस्तेमाल होती थी, इसमें पब्लिक ओपिनियन का कोई अमल दखल नहीं था, और जो इसकी टेक्निक्स टू नेगोशिएट होती थी वो मिलिट्री होती थी। या तो मिलिट्री इम्पोज कर दी जाती थी कि भाई हम आपके अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे तो जंग मुसल्लत हो जाएगी, अगर आपको जंग से बचना चाहते हैं तो फिर आप हमारी बात मान लें। यही एक नेगोशिएशन का प्रोसेस था। ये जब मिलिट्री की धमकी दी जाती है तो साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बन जाता है। साइकोलॉजिकल प्रेशर एक राजा पे ये बन जाता है कि कोई कमज़ोर सल्तनत है, अब उसके पास इतना हथियार नहीं है, उसके पास इतना आर्मी पावर नहीं है, उसके पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स भी नहीं है कि वो जंग लड़ सके। जंग लड़ने के लिए भी इंसान तो चाहिए ना। एम्पायर्स के ज़माने में बहुत कम ऐसा होता था कि जो किंग्स हैं वो खुद जंग लड़ने जाते थे। 100-100 सालों की जंगें चल रही होती थी और आम आदमी बेचारा लड़ रहा होता था। तो इस तरीके से पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली और मिलिट्री मीन्स या टेक्निक्स यूज करके नेगोशिएशन की जाती थी, ना कि बातचीत के जरिए या टेबल टॉक के जरिए, बल्कि थ्रेट के जरिए। ठीक है, एक तरीके से वॉरियर डिप्लोमेसी को ही कंसीडर कर ले, लेकिन वॉरियर डिप्लोमेसी में इस तरीके के थ्रेट्स नहीं दिए जाते। वो उसमें और इसमें स्लाइटली डिफरेंट फर्क है। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव ज़रूर है, लेकिन उसमें ये नहीं है कि भाई हम तैनात कर देंगे या हम आपके ऊपर आके इम्पोज कर देंगे। तब तो एम्पायर्स में तो यही होता था कि वो इम्पोज कर देते थे, अपनी मिलिट्री मुसल्लत कर देते थे बगैर बताए। एक बार बता दिया, दो बार बता, एक बार ही बता दिया, बाज़ का तो ऐसा भी होता था कि बताते भी नहीं थे और एक जंग स्टार्ट हो जाती थी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट फॉर्म की तरफ चलते हैं कि वो क्या है। अच्छा जी, नेक्स्ट फॉर्म है समिट एंड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी। अच्छा, समिट एंड कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी क्या है और क्या
होती है ये देख लेते हैं। हमने देखा है कि समिट डिप्लोमेसी है जिसमें कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं और स्टेट के जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं या स्टेट्स ऑफिशियल आके मिलते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू जानते हैं, आइडियाज़ को शेयर करते हैं, आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं, एक दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और उस तरीके से अपने मामला को हल करने की एक जद्दोजहद या एक कोशिश करते हैं, ना कि किसी भी लड़ाई झगड़े के तहत। ठीक है, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिप्लोमेसी टू गैदर सपोर्ट एंड प्रमोट योर आइडियाज एंड पॉइंट ऑफ व्यूज इन अ कन्विंसिंग मैनर। हम बातचीत के जरिए हम एक दूसरे के आइडियाज को सपोर्ट और प्रमोट करके अपनी बात या फिर अपनी नेशनल इंटरेस्ट को या फिर अपने मफाद को मनवाते हैं। It involves foreign ministers and states of heads of states। जो हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट आ गए, प्राइम मिनिस्टर आ गए और जो फॉरेन मिनिस्टर्स होते हैं हमारे वो इनमें शामिल होते हैं इन कॉन्फ्रेंसेस और समिट्स में। ठीक है, जब इसकी एक एग्जाम्पल यहाँ पे इस्लामिक समिट लिखा हुआ है, जो भुट्टो साहब थे उनकी एक कोशिश थी और उनकी ये ख्वाहिश थी कि एक इस्लामिक समिट बने और उस इस्लामिक समिट के तहत वो चाहते थे कि जितनी भी मुस्लिम उम्मा है वो एक साथ डील करे या अपने मामलात, एक ऐसा इस्लामिक समिट होना चाहिए जहाँ पे सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हों और वो अपने मामलात मुज़ाकरात शेयर कर सकें, उनके मसले मसाइल वहाँ पे बातचीत हो सके और हल हो सके। ये एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव था उनकी तरफ से, लेकिन ये हो नहीं पाया। वेस्टर्न पावर्स ने ये होने भी नहीं दिया, क्योंकि अगर ये हो जाता, अगर ये ब्लॉक बन जाता, अगर ये इस्लामिक ब्लॉक बन जाता तो ये बहुत ही बेहतरीन ब्लॉक बनता और इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता जितने भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ जुड़ने में, उनको एक साथ अपनी आइडियोलॉजीज़ को, अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ को रखने में, उनको अपनी बातें समझाने में, उनको अपना नेशनल इंटरेस्ट प्रिजर्व करने में। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और इवेंचुअली क्या हुआ, इवेंचुअली ये हुआ कि जितने भी लीडर्स जो शामिल थे इस इस्लामिक समिट को बनाने में भुट्टो साहब के साथ ही उन सबको मार दिया गया। उन सबको, उन सारे लीडर्स को, एक इजिप्ट के लीडर थे और भी बहुत लीडर थे जो इस कॉन्फ्रेंस को या इस समिट में शामिल थे और सबसे ज़्यादा जो इसका कॉन्फ्रेंस का जो फ्रेमवर्क जो जिन्होंने फ्रेम किया इस इस्लामिक समिट को वो थे भुट्टो साहब, तो उनको भी मरवा दिया गया। उनके साथ जो भी साथ देने वाले जितने इस्लामिक और मुस्लिम लीडर्स थे उनको भी मौत के घाटे उतार दिया गया, किसी को भी जिंदा नहीं रहने दिया गया जो इस सोच में मुलव्वस थे। लेकिन अगर ये पॉइंट पूरा हो जाता, जो कि भुट्टो साहब ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था, और अगर ये पूरा होता तो आज शायद मामलात या शायद सिचुएशंस कुछ और होती। बाज़ों का डिप्लोमेसी का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही खतरनाक हो जाता है। समटाइम इट क्रिएट्स एक्सट्रीम डेंजर फॉर स्टेट्स और स्टेट लीडर्स। ठीक है, बाज़ों का डिप्लोमेसी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम और थ्रेटनिंग हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, एक और एग्जांपल लिखी हुई है एनुअल यूएन जनरल असेंबली कॉन्फ्रेंस जो कि हर साल होती है और वहाँ पे सारे स्टेट के जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं वो आते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं और उनके पॉइंट्स पे गौर व फिक्र किया जाता है। अब ये बात अलग है, यहाँ पे इस बात को हम नहीं डिस्कस करते फिलहाल कि भाई उस असेंबली में जो पॉइंट्स होते हैं वो सिर्फ पावरफुल कंट्रीज़ के होते हैं या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ के पॉइंट्स को सुना नहीं जाता, माना नहीं जाता, ये एक अलग बात है। ठीक है, लेकिन यहाँ हमें डिप्लोमेसी क्योंकि समझनी है कि यहाँ पे समिट डिप्लोमेसी या कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी क्या होती है, तो उसकी ये एक बेहतरीन मिसाल है। ठीक है, रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्लेज अ पार्ट। ये जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं रीजनल बेसिस पे या इंटरनेशनली बेसिस पे, ये भी बहुत अच्छे रोल्स या फिर ये भी बहुत अच्छे
रोल अपना प्ले करती है अच्छे तरीके से इन समिट्स को, इन कॉन्फ्रेंसेस को पूरा होने में और एक थर्ड पार्टी प्लेयर बनने में, जो कि हमारे ट्रैक्स में भी हमने पढ़ा था कि डिफरेंट किस्म की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो कि थर्ड पार्टी रोल प्ले करती हैं दो स्टेट के तनाज़ात को हल करने में। ठीक है, सच डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ कैन हैव मैनी सक्सेसिव स्टेजेस। बहुत सारी सक्सेस भी हुई है इस समिट कॉन्फ्रेंस के थ्रू। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ और हुआ क्या है ये तो सिर्फ ऐसे ही होता है, नहीं, इस तरीके से नहीं है। बहुत सारी चीज़ें अचीव भी की गई हैं और क्या अचीव किया गया है वो नीचे लिखा हुआ है। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एंड सॉल्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक। सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2 किसके दरमियान हुआ था? यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए एंड यूएसएसआर के दरमियान ये सॉल्ट टॉक हुई। सॉल्ट 1 सॉल्ट 2 इसको कहा जाता है। ये टॉक्स हुई और इसमें यूएस और यूएसएसआर में जिन रीजन्स में इन्होंने बहुत ज़्यादा न्यूक्लियर आर्मामेंट को फैला दिया था या स्प्रेड कर दिया था, बहुत ज़्यादा पैमाने पे वेपन्स तैनात कर दिए थे, उनको इन्होंने लिमिट किया इस स्ट्रेटेजी के तहत, जो कि क्या थी? स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स। इन टॉक्स और इन डायलॉग्स के ज़रिए उन्होंने अपनी जो बहुत ज़्यादा मास वेपन्स को स्प्रेड किया था उसको लिमिट कर दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो बहुत सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि अचीव नहीं हो पाती, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो अचीव हो भी जाती हैं इन सारी चीज़ों से, समिट से, कॉन्फ्रेंस डिप्लोमेसी से। जाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ वजूद में आई है तो वो कुछ ना कुछ सल्यूट करने के लिए ही आई है, रिजॉल्व करने के लिए ही आई है। ऐसा तो नहीं है कि वो बस एक नाकारा बॉडी बनाई हुई है और आप उसको पढ़ रहे हैं लेकिन उसका कोई हल नहीं है या उसके तहत कोई सोल्यूशन निकाला नहीं गया। ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे सोल्यूशंस निकाले भी गए और बहुत सारे सोल्यूशंस हुए भी हैं। चलिए जी, आखिरी हम अपने टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप एंड गन बोट डिप्लोमेसी। ये दो अलग अलग टाइप्स हैं और हम इसको देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप क्या है? यूजिंग थ्रेट ऑफ यूजिंग न्यूक्लियर वेपन। पावरफुल कंट्रीज डू दिस डिप्लोमेसी। ओनली पावरफुल कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो न्यूक्लियरली पावरफुल कंट्रीज हैं, जो स्टेट्स हैं, वो इस न्यूक्लियर वेपन को एज अ टूल इस्तेमाल करती हैं डिप्लोमेसी करने का। वो बार बार ये थ्रेट देती हैं, इस थ्रेट के ज़रिए अपनी डिप्लोमेसी करते हैं कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो हम अपनी न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। विच इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रेटेजिक वेपन्स। अच्छा जी, न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप को स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी कहा जाता है, सॉरी, न्यूक्लियर वेपन्स को स्ट्रेटेजिक वेपन्स भी कहा जाता है कि ये जो वेपन्स है वो स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किए जा रहे हैं अपनी बात मनवाने के लिए, अपना पर्सपेक्टिव देने के लिए और अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए। अच्छा जी, द यूज़ ऑफ थ्रेटनिंग विद न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर वॉरफेयर फॉर डिप्लोमेटिक गेन्स इज नोन एज न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप डिप्लोमेसी। यूज़ ऑफ थ्रेटनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया कि थ्रेट का यूज़ करना, कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर लेंगे, ये थ्रेट देना ही इस डिप्लोमेसी का मेन मकसद है और इसको न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप कहा जाता है। इसकी बहुत सारी नीचे एग्जांपल्स दी हुई है, क्योंकि डिप्लोमेसी एक एग्जांपल है जो कि हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। मैंने आपको शॉपकीपर में एक बहुत अच्छी मिसाल दी थी, ज़ियाउल हक और राजीव गांधी का, जो मैंने आपको पूरा ये किस्सा बताया। ये बहुत बेहतरीन मिसाल है इसकी एक तरीके से, क्योंकि उन्होंने एट द एंड में उनके कान में कहा तो यही था ना कि अगर आप हम पे अटैक करते हैं तो हम आप पे न्यूक्लियर वेपन से उसको उस अटैक का जवाब देंगे। इसी तरह नॉर्थ कोरिया और यूएस के दरमियान बहुत ज़्यादा तनाज़ात चल रहे थे, तो नॉर्थ कोरिया ने अपने 2 मिसाइल उड़ाए और उनको सीधा सीधा टेबल टॉक पे ले आए। इनको यूएस को सीधा सीधा वो टेबल टॉक पे ले आए कि भाई आओ, क्या मसला है, बात करते हैं। सही है। इसी तरह क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी हुआ था और इसी तरीके से दूसरे बहुत दीगर
बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिसमें थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन दिया गया, ये थ्रेट दिया गया कि अगर तो आप हमारी बात नहीं मानते तो हम किसी भी किस्म का न्यूक्लियर वेपन को यूज़ कर सकते हैं या किसी किस्म का और थ्रेट आपको दे सकते हैं, या आपके लिए जो नुकसान होगा वो बहुत ही ज़्यादा भारी होगा। गन बोर्ड डिप्लोमेसी क्या होती है? अब गन बोर्ड डिप्लोमेसी को हम पढ़ लेते हैं कि ये क्या होती है। गन बोर्ड डिप्लोमेसी इज द यूज ऑफ ब्लू वाटर नेवीज टू थ्रेट योर अपोनेंट इनटू डिप्लोमेटिक सबमिशन एंड कंप्लायंस। अच्छा जी, जो ब्लू वाटर नेवीज होती हैं वो एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली वेपन उनके पास होते हैं और बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल होती हैं, और इसी वजह से इनको ब्लू वाटर नेवीज कहा जाता है। और इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ यूएस है जिसके पास ये ब्लू वाटर नेवीज है, जो कि समुद्री रास्ते से आपके घर में घुस के आपको मारने का आपको थ्रेट दे सकती है कि भाई हम घुस गए, समंदरी तैनात हम लोगों ने कर दिया। और ये बहुत ही मुश्किल, बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और मुश्किल नेवी है, और ये बहुत ही ज़्यादा इनका जो यूज़ ऑफ थ्रेट है या यूज़ ऑफ ब्लू वाटर नेवीज है इतना आसान नहीं है। तभी दुनिया में सिर्फ यूएस के पास ही अभी तक ब्लू वाटर नेवीज हैं, और चाइना, रशिया, इंडिया इस इसको बनाने में लगा हुआ है। मतलब ये इस बात की गवाही दे रहा है कि जो भी ब्लू वाटर नेवीज बना रहा है उनका अल्टीमेट मकसद क्या है? दुनिया में सुपर पावर बनना। ठीक है, सुपर पावर बनना और उसको कायम करना, अपनी सुप्रीमेसी कायम करना, यही उनका मकसद है। तभी वो ब्लू वाटर नेवीज के थ्रू जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी जो टाइप ऑफ डिप्लोमेसी है वो कंप्लीट होती है। आगे हम चलते हैं। आगे यहाँ पे जी ट्रैक्स हैं। ये जो ट्रैक्स है, हम ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी पढ़ चुके हैं। 9 ट्रैक ऑफ डिप्लोमेसी क्या है कि हम डिप्लोमेसी के जो चैलेंजेस हैं उनका सल्यूशन किस तरीके से कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आपके पास एक अभी आपको पिक्चर नज़र आ रही है फॉर जस्ट योर रिवीजन। यहाँ पे मैंने ये पिक्चर डाल दी और ये मैं पीपीटी आपको प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आपके लिए समझना आसान हो, और इस पीपीटी में आपको और भी बहुत ज़्यादा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, हमारे 9 ट्रैक्स होते हैं और हम लोगों ने वो 9 ट्रैक्स देख लिए कि क्या होते हैं। गवर्नमेंट ट्रैक होता है जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होते हैं। प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है जो कि एनजीओज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है। बिजनेस के थ्रू भी डिप्लोमेसी चलाई जाती है कि आप ट्रेड करें, इन्वेस्टमेंट करें, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें। प्राइवेट सिटीजन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स के तहत होता है। रिसर्च, ट्रेनिंग, एजुकेशन से भी हम अपनी डिप्लोमेसी चलाते हैं कि हम एक वैलिड इंफॉर्मेशन दें, एक रेलिवेंट इंफॉर्मेशन दें एक कॉन्फ्लिक्ट के दरमियान, और जो अपने जो स्टेट का यूथ है या अपने जो स्टेट के स्टूडेंट्स हैं या अपने जो स्टेट के सिटीजन्स हैं उनको रेलिवेंट इंफॉर्मेशन के साथ एजुकेट करें और डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करें जिसके तहत हम आगे ग्रोथ कर सकें। एक्टिविज़म में सारे इन्वायरमेंट और दूसरे दीगर मामला आ जाते हैं जो कि इन सारे ट्रैक्स के नज़रअंदाज हो जाते हैं। फंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिक ओपिनियन और कम्युनिकेशन मीडिया का रोल बहुत अहम है। रिलीजियस आइडियोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके तहत भी डिप्लोमेसी होती है। यहाँ पे हमारे टाइप ऑफ डिप्लोमेसी का चैप्टर ख़त्म होता है और अब आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। अब आप लोग अपने सवाल जवाब कर सकते हैं। जी, किसी को भी कोई सवाल यहाँ तक, किसी को भी कुछ समझ ना आया हो, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आप लोग मैम ये ब्लू नेवीज के बारे में अगर थोड़ा बता दें प्लीज डिटेल में। जी, ब्लू नेवीज के बारे में। अच्छा जी, ब्लू नेवीज जो होती हैं, देखें ब्लू नेवीज, ब्लू वाटर नेवीज होती हैं, ये हाईली स्ट्रेटेजिकली बनाई जाती हैं, इनको बहुत पावरफुल किया जाता है। जैसे आपकी लैंड की नेवी होती है, आप समझते हैं कि
आपके आर्मी होती है, उसके पास बहुत सारी स्ट्रेटेजिक्स होती हैं और वर्जन्स होते हैं, वेपन्स होते हैं जो यूज़ करते हैं, ठीक है। आपकी बहुत सारी टाइप्स हैं। इसी तरीके से जो ब्लू नेवीज होती हैं, ये आम नेवी की तरह नहीं होती। ये बहुत ज़्यादा हाईली स्ट्रेटेजिकली कन्फाइंड नेवीज होती हैं और ये दुनिया में किसी के पास ही नहीं है। और इससे क्या होता है कि आप गन बोट डिप्लोमेसी के तहत आप इन नेवीज को इस्तेमाल करते हैं और ब्लू वाटर नेवीज के तहत आप जो अपने आपका अपोनेंट या जो भी आपका दुश्मन मुल्क है, आप उसको थ्रेट करते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मान रहे या अगर आप हमारे एग्रीमेंट्स पे राजी नहीं है या उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो हम आपको, हाँ, आपको हमारे साथ ये जंग लड़नी पड़ेगी। और ऑब्वियसली जब सामने वाले अपोनेंट के पास ये मौजूद ही नहीं है, तो वो कैसे उनसे जंग लड़ पाएगा। ये आम नेवीज की तरह नहीं होती। जी, नेक्स्ट। बस मुझे ब्रिंकमैनशिप वाली समझ में नहीं आई। ब्रिंकमैनशिप में क्या समझ नहीं आया? ब्रिंकमैनशिप में सिर्फ यही होता है कि हम जो हमारा अपोनेंट होता है, उसको हम उसको थ्रेट देते हैं कि अगर आप हमारी बात नहीं मानते, तो हम आपके खिलाफ न्यूक्लियर वेपन्स यूज कर लेंगे। अब देखिए, ये एक बहुत मुश्किल बात है कि न्यूक्लियर वेपन यूज हो दुनिया में, ठीक है। इसके चांसेस बहुत कम हैं, लेकिन वो जो थ्रेट होता है, वो साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, वो बहुत जरूरी होता है। और इस डिप्लोमेसी के तहत वही यूज करना मकसद होता है स्टेट्स का। और ये सिर्फ वही स्टेट्स यूज कर सकती हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन जिनके पास है। अदरवाइज दूसरे स्टेट्स जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, वो तो इस चीज की धमकी नहीं दे सकती ना। आपके पास एक चीज नहीं है, आप उस चीज की धमकी नहीं दे सकते। एनीथिंग एल्स? एनीथिंग एल्स? नो मैम ये बस। ट्रिक्स ऑफ डिप्लोमेसी में कम्युनिकेशन वाला, उसका कोई एग्जांपल आप दे सकती हैं? ट्रैक्स ऑफ डिप्लोमेसी में जो कम्युनिकेशन था, जिसमें मैंने आपको जब पढ़ाया था तभी मैंने आपको बता दिया था कि इसमें मीडिया रोल और पब्लिक ओपिनियन। देखिए, पब्लिक ओपिनियन जो हमारा शेप होता है वो किससे होता है? मीडिया से। हमारा पब्लिक ओपिनियन तब तक शेप नहीं हो सकता जब तक हम न्यूज ना देखें। हमें पता ही नहीं कि चल क्या रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में या मामलात में। तो बहुत सारे जो हमारे मीडिया हाउसेस होते हैं, वो स्टेट के ही अंडर होते हैं और वो स्टेट की गाइडलाइंस पे ही चल रहे होते हैं। तो बाज़ औक़ात जो ऐसा होता है कि हम मीडिया पे देखते हैं जो चीज़ें हमारी आ रही होती हैं, हमारा पब्लिक ओपिनियन उसी से शेप होता है और हम उसी से ही समझते हैं कि भाई हम, अच्छा तो इंडिया हमारा दुश्मन है, अच्छा तो इजराइल हमारा दोस्त नहीं है। ये सारी चीजें हमें कैसे समझ आ रही है, हमारा पब्लिक ओपिनियन कैसे शेप होगा? क्योंकि हम न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि भाई हमारे इससे ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इससे ताल्लुकात अच्छे हैं, या इससे हमें ताल्लुकात अच्छे करने चाहिए। तो इस मीडिया कम्युनिकेशन और पब्लिक ओपिनियन का एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, जिसकी वजह से हम बोलते हैं कि जो हमारा मीडिया होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ चलानी चाहिए, ना कि नेगेटिव। लेकिन ये बहुत बदतर सिचुएशन है कि जो हमारा मीडिया है वो ज़्यादातर नेगेटिव न्यूज़ को न्यूज़ मानता है, ना कि पॉजिटिविटी को। और कोई? अच्छा जी, आज अगर किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना आज जिन जिनकी प्रेजेंटेशन है वो अपनी प्रेजेंटेशन को कंक्लूड करें। मैम फिर मैं स्टार्ट करूं क्योंकि बाकी कोई तो है नहीं जिसकी प्रेजेंटेशन थी। सिर्फ आप ही है, तैयाब आप ही इस वक्त मौजूद है, ठीक है। अब जो आज बाकी है नहीं, इकरा, जस्ट सेंड मी देयर नेम्स, और उनके मार्किंग में नहीं करूंगी, इतना ठीक है ज़्यादा बस। टाइम नहीं ले सकते। लेकिन उससे पहले तैयाब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लें जब तक 5 आसमा मौजूद है? नहीं। नो। नो। अरबाब? 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 मिस यहाँ पे तो शो हो रहे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं है शायद क्लास में। अरबाब, आर यू प्रेजेंट? अरबाब? जब तक मुझे आवाज नहीं आएगी तब तक मैं प्रेजेंट नहीं लगा सकती।
मुंह से भी बोल सकते हैं आप, थम्स अप क्यों भेज रहे हैं? अरबाब, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। जो मुंह से प्रेजेंट नहीं बोलेगा मैं उसकी प्रेजेंट नहीं लगाऊंगी। बिस्मा, बिस्मा भी नहीं है। इनाम, इनाम भी नहीं है। सब, प्रेजेंट। कायनात, कायनात भी नहीं है। कश्फे जाल, वो भी नहीं है। लारेब भी नहीं है। मेहदी रजा है यहाँ तो मौजूद? नहीं है। मुबशिर, नहीं है। मोहम्मद अरशान, प्रेजेंट मिस। मोहम्मद हसनैन, प्रेजेंट मैम। मोहम्मद इर्तजा, नहीं है। मोहम्मद नबील, नहीं है वो भी। मोहम्मद शादेब, नईमुल हक, नईमुल हक, मिस। ओके। रबाब, प्रेजेंट। शहीरा, सैयद फहद, सैयद शिराज, तैयाब, प्रेजेंट। जुबैर, मोहम्मद शामिर। अच्छा जी तैयाब, आप स्टार्ट करें। First, we will be discussing about diplomacy. Diplomacy, तो मैं आप वैसे आई एम सॉरी, मेरा टॉपिक जो है वो मॉडर्न डिप्लोमेसी है और मैं तैयार हूँ। पहले मैं आप लोगों को डिप्लोमेसी की हल्की फुल्की आउटलाइन दे दूंगी सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू 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 गेट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मॉडर्न डिप्लोमेसी. Modern before explaining anything about modern diplomacy, मैं डिप्लोमेसी की डेफिनेशन बता रही हूँ. डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन बिटवीन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द स्टेट्स. फॉर नाउ हम ये ले लेते हैं कि डिप्लोमेसी जो है वो एक आर्ट है, मतलब नेगोशिएशन का आर्ट है जो कि हम डिफरेंट स्टेट्स के बीच में देखते हैं. और ये अभी से नहीं कह सकते हैं, हम जब से हमारी जो है उस पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, जब से इंटरेक्शन है लोगों के बीच में, तब से ही है. ऑल्सो डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी जो है वो परसीव की जाती है एज अ वैल्यूएबल टूल फॉर असेसमेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड अफेयर्स. ठीक है. और जो डिप्लोमेसी है इसके अंदर जो होता है, हम कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्रीज करते हैं, इंफॉर्मेशन, इंटरव्यूज और स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं हम वो आइडेंटिफाई करते हैं एक पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में, और फिर हम उनसे डील करते हैं उसी तरीके से. अब हम डिप्लोमेसी की मॉडर्न डिप्लोमेसी की डेफिनेशन की तरफ आएंगे. तो मॉडर्न डिप्लोमेसी के अंदर क्या होता है? अडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ होता है. ऑल्सो मॉडर्न डिप्लोमेसी जो है वो भी एक आर्ट ऑफ नेगोशिएशन ही है. और क्या नाम है, और इट इज जस्ट अ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ओल्ड डिप्लोमेसी. और मॉडर्न डिप्लोमेसी थी इसमें, और जो ओल्ड डिप्लोमेसी है इसमें डिफरेंस कुछ चीजों का आता है जिसकी वजह से हम इसे मॉडर्न डिप्लोमेसी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अडेरेंस टू इंटरनेशनल लॉ, पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, multilateralism, equality to state sovereignty, and other different factors. Now we will be talking about the history of modern diplomacy. So modern diplomacy, we can say that modern diplomacy start from the early Renaissance period. अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि रेनेसेंस कौन सा टाइम था. ये यूरोपियन हिस्ट्री का वो टाइम था जब जो है ट्रांजिशन हुई थी मिडिल एजेस से मॉडर्निटी की तरफ. वो अबाउट 5th सेंचुरी से 15th सेंचुरी का ड्यूरिंग का पीरियड था. लेकिन उस वक्त मॉडर्न डिप्लोमेसी आई नहीं थी कंप्लीटली. उस वक्त ओल्ड डिप्लोमेसी ही फॉलो कर रहे थे. उस वक्त पोप्स थे और क्या नाम है, और उस वक्त अथॉरिटीज थी, किंगडम था. तो जैसे जैसे डिक्लाइन होता गया पोप्स और अथॉरिटी की पावर्स का,
तो क्या उनके डिक्लाइन के बाद क्या हुआ, लोग जो है वो बहुत उस वक्त, क्योंकि वो रेनेसेंस पीरियड था, रेनेसेंस पीरियड में अवेयरनेस आई थी लोगों के अंदर, कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली उनके अंदर जो ये अवेयरनेस आई ना, इसकी वजह से ही एक्चुअली क्या नाम है क्लैश हुआ था पोप्स के, किंगडम के और क्या नाम है आम पीपल के बीच में, जो हमारी पब्लिक है। ऑल्सो कहा जाता है कि जो डिप्लोमेसी है वो उसका जो मॉडर्न डिप्लोमेसी उसका स्टार्ट 19th सेंचुरी से हुआ था। 19th सेंचुरी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उस वक्त जो है वुड्रो विल्सन के जो है 14 पॉइंट आए थे, जिनको हम लैंडमार्क समझते हैं मॉडर्न डिप्लोमेसी का। दो के वो फेल हो गए थे, लेकिन फिर भी हम उन्हें काफी ज्यादा वैल्यूबल समझते हैं मॉडर्न डिप्लोमेसी की हिस्ट्री के अंदर। ऑल्सो जैसे जैसे क्या नाम है डिफॉल्ट होता गया पोप्स का, किंगडम्स का, और लोगों के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एक्टिविटीज आती गई, कल्चरल अवेयरनेस आती गई, जो स्टेट्स थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता सोवरेन होती गई, सेक्युलर होती गई, सेंट्रलाइज होती गई, और उनके अंदर ना ट्रांसफॉर्मेशन होती गई, डेवलपमेंट होती गई, न्यू इंस्टीट्यूशंस बनते गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो अदर स्टेट्स थी उनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में काफी हेल्प हुई। क्योंकि पहले क्या होता था, जब किंगडम सिस्टम था तो जिसका जब दिल करता था, जिस सिस्टम का दिल करता था, वो दूसरे सिस्टम पे वॉर कर देते थे। some would inform before, but some would start the war without informing, which would be really dangerous for the public, for the common people. ऑल्सो अब हुआ क्या कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, अवेयरनेस तो आ ही रही थी, लेकिन अवेयरनेस के साथ साथ जो लोग थे वो और ज्यादा एक्टिव हो रहे थे क्या नाम है लीडरशिप की तरफ, जो कि पहले नहीं था। क्योंकि पहले जो है कुछ पर्टिकुलर लोग होते थे जो स्टेट को डील करते थे, लेकिन फिर क्या हुआ, क्योंकि जो हमारी डिप्लोमेसी के डिप्लोमैट्स का कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली यूरोपियन और इटालियन कंट्रीज से अराइज हुआ है, और कभी वक्त था जब जो है इटालियन पीपल को और यूरोपियंस को बेस्ट डिप्लोमेट्स भी कहा जाता था। तो इसलिए हमारी जो मोस्टली डिप्लोमेसी की थियोरीज हैं और मॉडर्न डिप्लोमेसी की थियोरी है वो तो इटालियन और यूरोपियन ही है। अब हुआ क्या कि जब हमारी वॉर हुई, और जब वॉर हुई, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, जो वर्ल्ड था वो बहुत डिजास्टर्स हो गया था, उसमें इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन हुई, जिसकी वजह से लोगों के बीच में कनेक्शंस बहुत अच्छे से बॉन्ड होना शुरू हो गए। और जो वो बॉन्डिंग शुरू हुई वो ट्रेड के लिए भी यूज करते थे, वो अपनी क्या नाम है अपनी खुद की कंडीशंस को बेहतर करने के लिए भी, अपने एजुकेशन सेक्टर हर चीज के लिए यूज करते थे। और ऑल्सो और मेन डिफरेंस जो था वो मॉडर्न डिप्लोमेसी का और ओल्ड डिप्लोमेसी का, हम वो ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर जो है हेजेमोनिक अथॉरिटी नहीं थी जो मॉडर्न डिप्लोमेसी थी उसके अंदर, जबकि जो ओल्ड डिप्लोमेसी थी उसके अंदर हेजेमोनिक अथॉरिटी थी। और ऑल्सो जब बैलेंस ऑफ पावर फेल हुआ था, जब वर्ल्ड वॉर 1 के बाद हमारी जो 5 स्ट्रॉन्ग सुपर पावर्स थी वो जब फेल हो गई थी, जब वो बैलेंस नहीं रख पाई थी और वर्ल्ड वॉर 1 हुई थी, और उसके बाद से ही हमारा जो वर्ल्ड ऑर्डर था ना वो डिसबैलेंस हो गया था। उसके बाद जो है वो 2 स्टेट्स थी, जैसे रशिया और यूएसएसआर और यूएस, जो कि क्या नाम है 2 सुपर पावर्स थी और बैलेंस ऑफ पावर था, लेकिन वो ज्यादा देर तक सस्टेन नहीं किया था, बल्कि यूएसएसआर भी कोलैप्स हो गया था 1990 के अंदर। उसके बाद दोबारा जो सोल सुपर पावर था वो यूएस बन गया था, और उसकी वजह से भी बैलेंस ऑफ पावर जो था वो तब भी बैलेंस नहीं हुआ, जिसकी वजह से मॉडर्न डिप्लोमेसी को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ। मॉडर्न डिप्लोमेसी जो है उसके कुछ लैंडमार्क्स हम कह सकते हैं कि हम मॉडर्न डिप्लोमेसी को अगर हम नोट डाउन करें तो कैसे कर सकते हैं। दो कि मैंने आपको इतना एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन अगर आप देखते हो हिस्ट्री को तो आपको पता चलेगा कि जो मॉडर्न डिप्लोमेसी है उसके अंदर बाइजेंटाइन एम्पायर आ जाएगा, उसके अंदर रेवोल्यूशनल फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा, उसके अंदर 1875 के अंदर जो मेरे ख्याल में टेबल टॉक हुई थी
मुझे उसका नाम इस वक्त याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन 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 एक आई थिंक कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें डिस्कस किया गया था, और उसमें वो सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए ही थी। जब मैम बस मैं इतना ही कर सकती हूँ। ओके गुड। आपको किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तैयाब से? अच्छा जी, गुड तैयाब। मैं आप लोगों को एक छोटा सा, आप लोगों की गूगल क्लास में बनाऊंगी। उस गूगल क्लास में मैं इकरा को उसका सिर्फ कोड जो है क्लास का शेयर कर दूंगी। इकरा, आप नेम नोट कर लें कि आपको वो कोड किसको किसको शेयर करना है। आप वो कोड अरशान को शेयर करेंगी, मोहम्मद हसनैन को शेयर करेंगी, नईमुल हक को शेयर करेंगी, रबाब को देंगी और तैयाब को देंगी, जो कि आज की ठीक क्लास है में मिस। मौजूद है। ठीक है? अच्छा जी, ठीक है। आज हमने जो भी टाइप्स पढ़ी हैं, मुझे आप लोग नेक्स्ट वीक से जो आपकी क्लास होगी वेडनेसडे को, से एक दिन पहले ट्यूसडे तक एक छोटी सी समरी बना के देंगे, और वो आप उस गूगल क्लास पे पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है? और इतनी बड़ी समरी नहीं चाहिए, छोटी समरी कि आप लोगों को समझ के आए, और वो आप लोगों की ओन वर्डिंग में होनी चाहिए। ये सिर्फ इसलिए प्रैक्टिस करवा रही हूँ, और इसकी मार्किंग में आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन के मार्क्स हैं उसमें कर दूंगी, क्योंकि लाजमी बात है, देखें, अगर आप लोग इस चीज़ को पढ़ेंगे और एक समरी बना के देंगे तो आपकी इससे तैयारी भी साथ साथ होती जाएगी। ठीक है? ठीक है। यस यस। तो इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में हमारा जो टॉपिक है वो फंडामेंटल ऑफ डिप्लोमेसी है, कि प्रिंसिपल 10 प्रिंसिपल्स क्या हैं डिप्लोमेसी के, और क्यों डिप्लोमेसी इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है? वो हम पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, टेक गुड केयर। मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, मेरा अल्लाह कब होगा? हाफिज। जी हसनैन कुछ पूछ रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ मेरा प्रेजेंटेशन नहीं हुआ, मेरा कब होगा कुछ है? आपका क्या नहीं होगा? प्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ मैम। प्रेजेंटेशन की अभी तक आपकी हुई नहीं है? अब जिन लोगों की प्रेजेंटेशन मैंने जिनको दी थी वो तो हो गई, बाकी लोगों के जो मार्क्स हैं वो इसी असाइनमेंट के तहत जाएंगे। ठीक है? ठीक है मिस। ओके। और किसी को कोई क्वेश्चन? नो। नो मिस। अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अल्लाह हाफिज।